रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी माँ, बेटी और पत्नी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादा पराठे बनाकर बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा। और फिर पिताजी भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती। अरे भाई, जरा मेरे पराठे में गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठों के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठों के साथ अचार चाहिए। मुझे पराठों के साथ दही चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये गौरव सब्जी के पैसे अलग से मांग रहा है। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। अरे सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुँचा। क्या हुआ? रेहड़ी पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही, सारी चीजें पराठों के साथ चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी पत्नी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से झरने गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज पूरब दिशा से आ रही है। गौरव और उसकी पत्नी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें झरना मिला। ये झरना तो बहुत खूबसूरत है। गौरव और उसकी पत्नी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वे चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज झरने के पीछे से आ रही है। झरने के अंदर घुसकर देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन झरने के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी झरने में से एक आवाज आई। ये किसी तरह का जाल नहीं है, मेरी मदद करो। मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से मुक्त करो। मुझे झरने के पार जाना ही होगा गीता। अगर मैं वहाँ कैद होता तो क्या मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आकर कैद से आजाद करें? गौरव झरने के पार गया तो उसने देखा कि एक साधु एक कटीले खंभे से बंधा हुआ है। साधु की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और साधु आजाद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक साधु हूँ और मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैं व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने मुझे इस झरने के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हें चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो तुमने स्वयं को खुद ही आजाद क्यों नहीं कर लिया? मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपनी ससुराल पहुँचना है और देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु गौरव से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को आशीर्वाद दिया। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी की प्लेट में से अचार निकलने लगा।
सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इन लोगों को सब्जी, दही, अचार नहीं दिया, तो भी इनकी प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही साधु आया जिसे गौरव ने झरने के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी, दही और अचार के साथ। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उस साधु की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बता दिया कि ये चमत्कार एक साधु की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने झरने के पीछे के कैद से मुक्त किया था। वे साधु झरने के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचा करता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्द ही अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ झरना था। दीपक बंदूक लेकर साधु के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बुढ़ऊ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के बराबर में रेहड़ी लगाता हूँ। तूने गौरव को वरदान देकर बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा था। मैंने तो उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भर दिया था। मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने का आशीर्वाद दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने साधु की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, जल्दी आशीर्वाद दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पर पराठा रखा, हर बार परिणाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लगे और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई, कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है। बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है। समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं। उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना
कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे? नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ। समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात यह है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं है। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना।
हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है। पराठा पिज्जा, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे। बाली नगर नाम का एक गांव था। वहाँ हमेशा झगड़े, लड़ाई और गांव के लोगों में अनबन हुआ करती थी। ये गुरजोत भी ना आने दो उसे बस, उसकी खैर नहीं। उसके खेत का सारा पानी मेरे खेत में भरा हुआ है। मेरी आलू की खेती अगर थोड़ी भी खराब हुई ना तो उसकी खैर नहीं। दूसरी तरफ गुरजोत अपनी ही धुन में गुनगुनाते हुए वहाँ से आ रहा था। ला 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 ला, मैं हीरो बनूंगा, मारूंगा ठुमका, इससे जल जल के जलोगे तुम तिनका। हा, अरे वाह, मैं तो एक अच्छा गायक भी हूँ। अबे ओ गायक, ये देखो तुम्हारे खेत का सारा पानी मेरे खेत में आ रहा है। जल्दी से जाकर अपना मोटर बंद करो, तुम्हारा खेत तो पहले ही भर चुका है। लेकिन मैंने तो कोई भी पानी नहीं खोला, मेरा मोटर तो बिगड़ा हुआ है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है खेत में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो तुम्हारा काम है पता लगाना। मैं तो अपना खानदानी रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। अब क्या करें, तुम्हारे पिताजी हैं ही बावर्ची। मेरे पिताजी को देखो, वो कितने बड़े जज हैं, उनकी लोग कितनी इज्जत करते हैं। और एक तुम और तुम्हारे पिताजी हैं। लोगों के आसपास से भी अगर निकल जाए ना तो उनमें से बदबू आने लगती है। छी 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 छी। गुरजोत प्रथम की बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चला गया और जाकर अपने छोटे से रेस्टोरेंट का काम करने लगा। अरे क्या हुआ बेटा, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज फिर किसी से बहस हो गई क्या? हाँ हो गई, आपके परम मित्र प्रेमानंद जी के बेटे प्रथम से। अपने पिताजी की नौकरी का कितना घमंड दिखाता है वो। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेटा, वो जिस मुकाम पर है उसके लिए तुम मेहनत करो और तुम भी हासिल कर लो। मैंने कितनी बार समझाया है कि किसी की बातों का बुरा नहीं मानते। हमेशा एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ठीक कहा पिताजी आपने, मैं भी एक अच्छा वकील बनकर आपको दिखाऊंगा। एक तरफ गुरजोत कड़ी मेहनत और परिश्रम करके वकील बनने की चाह को लेकर आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ प्रेमानंद जी, जो कि काबिल और सफल जज थे। उनका बेटा प्रथम कामचोर और बहुत ही अकड़ू था। माय लॉर्ड, इस मुजरिम ने इस पाप भरी दुनिया में भी समोसे चुराए हैं। मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि ये समोसे की सिर्फ पपड़ी खाया करता था और अंदर का आलू हमेशा नहीं खाता था, उसे वेस्ट कर देता था। और चोरी करते वक्त भी इस मुजरिम ने यही किया। अंदर का आलू इसने नहीं खाया और ऊपर की सारी पपड़ी ये खा गया। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है डॉक्टर साहब मुझ पर। मेरा मतलब है जज साहब मुझ पर। अंदर का आलू मैं इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे गैस हो जाती है। इसका मतलब तुम कबूल कर रहे हो कि तुमने ही वो समोसे खाए हैं। देखा माय लॉर्ड, कैसे मेरे झांसे में आकर इस मुजरिम ने सच कह दिया। सारे सबूतों और गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये सजा सुनाती है कि झिंगरू के 1000 समोसे दुकान वाले को बनाकर या बनवा कर देने होंगे। केस इज एडजर्न्ड। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ये सुना है कि अदालत को सबूत चाहिए। तुम्हारे पास है कोई सबूत? मुझे यहाँ तक सबूत की दुर्गंध आ रही है। यह दुर्गंध उसे समोसे को खाने से हुई है। ले जाओ इसे। बेटा आ गए तुम? कैसा रहा तुम्हारा दिन?
और तुमने फिर से उसी जयंती लाल के बेटे गुरजोत से झगड़ा कर लिया। कम से कम अपने पिताजी का हाथ तो व्यापार में बटाता है वो, तुम्हारी तरह तो नहीं है। अपने बाप के पैसों पर अय्याशी तो नहीं कर रहा। क्या आप भी पिताजी, हमेशा आप मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। मेरी की हुई मेहनत और काम आपको तो जैसे दिखता ही नहीं। दोनों बाप अपने अपने बेटों की बहुत चिंता करते थे। इस वजह से जयंती लाल और प्रेमानंद मिलकर बातें करने लगे। सबको लगता है मैं जज हूँ, मैं सुखी से हूँ, कोई मेरी तकलीफ देखता ही नहीं। ना कोई मुझसे आकर पूछता है कि मैंने क्या किया, कैसे अपना जीवन तकलीफों के सहारे गुजारा। सबको अपने अपने हित की ही पड़ी है बस, और मुझे ये जिंदगी मेरे बेटे को नहीं देनी। तो मेरी कौन सी अच्छी जिंदगी है? अगर इनकी माएं होती तो ये नौबत ना आती। मेरे पास एक अच्छा उपाय है, तुम कहो तो मैं बताऊं। जयंती लाल और प्रेमानंद ने चाल चली और घर नहीं गए। दोनों बेटों को शक होने लगा। प्रथम और गुरजोत दोनों ही सहम गए और अपने अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़े। पता नहीं कहाँ चले गए पिताजी, 3 दिन हो गए घर नहीं आए। इसी कारण मैं दुकान नहीं खोल पा रहा। हे भगवान, कृपा करके उनकी सुरक्षा करना। यार ये पिताजी कहाँ चले गए? उस दिन रात को क्या कहा था मुझे याद भी नहीं, ढूंढना होगा। अरे गुरजोत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब गुरजोत ने अपनी सारी समस्या बताई। दोनों सदमे में आ गए। उतने में ही वहाँ पर एक डाकिया आया और चिट्ठी देकर कहने लगा, ये चिट्ठी तुम दोनों के नाम पर आई है। लाओ मैं पढ़कर देखता हूँ। तुम दोनों के पिताजी को हमने कैद करके रखा है। अगर उन्हें खुश देखना चाहते हो तो इस पते पर जल्दी पहुँचो, वहाँ तुम्हें एक और चिट्ठी मिलेगी। हमें तुरंत उस जगह पर जाना चाहिए, वरना कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए। हे भगवान, सब ठीक कर देना। मैं तुम्हें खूब सारे प्रसाद भोग लगाऊंगा। गुरजोत और प्रथम उस जगह पर जाते हैं और वहाँ जाकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एक शानदार अदालत और रेस्टोरेंट बना हुआ है। अरे वाह, क्या बात है, कितना सुंदर रेस्टोरेंट बना है। लेकिन अदालत रेस्टोरेंट, ये है क्या? मेरा मतलब अदालत में रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट में अदालत? अरे हाँ, यहाँ एक चिट्ठी भी होगी। कुछ ही दूर में उन्हें एक बोर्ड नजर आया। बोर्ड पर लिखा है, तुम दोनों को मिलकर इस अदालत रेस्टोरेंट को चलाना है, वो भी सफलता पूर्वक, और तब जाकर तुम दोनों के पिताजी को छोड़ा जाएगा। हमारे पास इसके सिवा कुछ और करने को है भी नहीं। अपने पिताजी को बचाने के लिए मैं तो ये करने के लिए तैयार हूँ। गुरजोत और प्रथम दोनों अपने अपने पिताजी के चंगुल में आकर फंस गए थे और उन्होंने अदालत रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। अदालत रेस्टोरेंट के बारे में पूरे शहर में चर्चा होने लगी थी। तुम्हारे साथ काम करके मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी हमने ये काम नहीं किया। अब मैं समझ चुका हूँ कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी वकील बनकर रह गया। हम इस व्यापार को और आगे ले जाएंगे। गुरजोत और प्रथम बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उन दोनों के पिताजी आ गए। दोनों अपने अपने पिताजी को देखकर हैरान थे। पिताजी, आप कैसे हैं? आप कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि हमने ही ये साजिश रची थी और हमने इन 6 महीनों में कई सारे तीर्थ किए। ये प्रसाद अगर तुम अदालत रेस्टोरेंट के खाने में मिलाओगे तो वो 2 गुना ज्यादा चलेगी। ये एक दिव्य शक्तियों वाला प्रसाद है, जादुई प्रसाद। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे पिताजी। सब कुछ अच्छा हो ही रहा था कि वहाँ पर कुछ डाकू आ गए। पिताजी, अब ये कैसा मजाक है? इन डाकुओं ने हमें क्यों घेरा हुआ है? कहीं आपके नाटक का ये भी तो कोई हिस्सा नहीं है ना? कोई मजाक नहीं है बेटा, मैं भी इन्हें नहीं जानता। चपड़ चपड़ बंद करो और मेरी बात सुनो। तुमने ही मुझे 20 साल की सजा दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बड़ा जज बनते हो ना, यहाँ हलवाई बने हो, कलाकार हो क्या? तुम सब ऐसा नहीं कर सकते। तुमने पाप किया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सजा दी। अबे पिल्ले, तुम मुझे सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं? दफा हो जाए यहाँ से। डाकू और दोनों लड़के बहस कर ही रहे थे कि जयंती लाल ने अपने बैग से लाल मिर्च निकाली
और अपने हाथों को पंखे की दिशा में घुमा दी। पंखा इतनी तेज चला। मम्मी बचाओ बचाओ, ये क्या कर दिया, मेरी आंखें जल रही हैं, हे भगवान। तब तक प्रथम और गुरजोत ने उन्हें एक पुलिस के हवाले कर दिया। अब से तुम दोनों हंसी खुशी रहना, मिलजुल कर, और ऐसे ही डट कर सबका सामना करना। इस घटना के बाद दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे और अपनी जिंदगी सुख से बिताने लगे। लाजपुर नाम का एक गांव था जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 ऑमलेट और 2 उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो, सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता। उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे।
सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वे रात होने पर भी गांव में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार जब वे निराश होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल अंडा कहीं से जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके आकार को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी का अंडा है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल क्या होगा? अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी के सहारे से अंडे का तरल जरूरत के हिसाब से बाहर निकाला जा सकता था। राकेश ने दोबारा अपना धंधा शुरू किया। दूर दूर गांव के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी दोगुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर राख हो जा रहा था। बड़ा अंडा, इसे भी खाई में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी पत्नी सुबह अधियारे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर कुछ सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी पत्नी पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क दिया। राकेश और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से विशाल अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले इसे कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी का इतना तेज प्रेशर निकला कि पंकज के पांव जमीन पर टिके नहीं रह सके और वह खाई में गिरकर मर गया। रेगिस्तान के पास कनिष्कपुर नाम का एक गांव था। गांव में भयानक गर्मी पड़ती थी और पानी की बहुत किल्लत थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ट्यूबवेल था, जिस पर सुबह शाम सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आया करता था। इसलिए ट्यूबवेल पर पानी की लंबी लाइन रहती थी। गांव में मुरारी नाम का एक डबल रोटी बेचने वाला रहता था। उसे सुबह सुबह गांव में डबल रोटी बेचने जाना होता था, इसलिए वह ट्यूबवेल पर हमेशा देरी से पहुंचता और उसे लंबी लाइन के सबसे आखिर में लगना पड़ता। लो देखो गांव वालों, मुरारी आज फिर से सबसे देर से आया है। इसका नंबर आने तक ट्यूबवेल में पानी आना भी बंद हो जाएगा। एक दिन गांव में कहीं दूर से चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी आया। उसके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि उसकी उम्र 100 से ऊपर है। बूढ़ा आदमी पसीने से तरबदर और गर्मी से बेहाल था। उसने ट्यूबवेल पर लाइन में खड़े लोगों को देखा। गांव का एक आदमी ट्यूबवेल से मटका भरकर ला रहा था। बूढ़े आदमी ने उससे पानी मांगा। बेटा, जरा 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। नहीं बाबा, मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाया है। मेरे घर पर सब प्यासे हैं। बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी से पानी मांगा। उसने भी पानी देने से इनकार कर दिया। जितने भी लोग ट्यूबवेल से पानी का मटका भरकर लाते, बूढ़ा आदमी उनसे पानी मांगता, लेकिन सभी ने
बूढ़े आदमी को पानी की किल्लत के बारे में बताया और पानी देने से इनकार कर दिया। मुरारी की हमेशा की तरह सबसे अंत में ट्यूबवेल पर पानी भरने की बारी आई। मुरारी का मटका 1/3 ही भर पाया कि तभी ट्यूबवेल का पानी चला गया। लगता है आज इतने से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। मुरारी जब मटका लेकर लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने उससे भी पानी मांगा। बेटा, क्या 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। मुरारी ने बूढ़े की आंखों में देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपना घड़ा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े आदमी ने घड़े से पानी अपने मुंह में डाला और वह सारा पानी पी गया। बूढ़े ने मुरारी को खाली घड़ा पकड़ाया, ढेर सारी दुआएं दी और चला गया। मुरारी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, पानी इधर ले आओ, मुझे सब्जी बनानी है। आज पानी नहीं है। मुरारी ने पत्नी को सारी बात बताई। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम वास्तव में महामूर्ख हो। सारा पानी उस बूढ़े को दे आए, अब मैं सब्जी कैसे बनाऊं? वो बहुत प्यासा था। अगर मैं उसे पानी नहीं देता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। आज सब्जी रहने दो, सलाद खाकर ही काम चला लेंगे। अगले दिन मुरारी मटका लेकर ट्यूबवेल पहुंचा। सब लोग पानी लेकर जा चुके थे। मुरारी ने हमेशा की तरह सबसे अंत में पानी भरा। मुरारी के मटके में ट्यूबवेल से पानी की जगह सोना गिरने लगा। उसका पूरा मटका सोने से भर गया। मुरारी मटका लेकर भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, ट्यूबवेल ने मेरा घड़ा सोने से भर दिया। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, घर चलो। मुरारी ने देखा कि उसके घर पर रखे सारे खाली घड़े पानी से भर चुके हैं। मुरारी समझ गया कि यह सब उस बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है। पानी और धन संपत्ति को हम अकेले नहीं रखेंगे, इसे हम दूसरों को भी बांटेंगे। मुरारी ने गांव के लोगों को अपना पानी बांटा और गरीब लोगों को कुछ सोना भी दिया। गांव के मुखिया को जब ये बात पता लगी कि ट्यूबवेल सोना दे रहा है, मुरारी सबसे अंत में मटका भरता है, इसलिए शायद ट्यूबवेल उसे सोना देता है। मैं भी अपना पानी सबसे अंत में भरूंगा। मुखिया सुबह अंधेरे ही लाइन पर लग गया। अरे मुखिया जी, आज आप लाइन में क्यों लगे हैं? आपको तो बिना लाइन में लगे पानी भरने का अधिकार है। जाइए और पानी ले आइए। नहीं, आज से मैं भी लाइन में लगकर ही पानी लूंगा। लगातार 4 घंटे खड़े रहने के कारण मुखिया के पैर दर्द करने लगे, लेकिन सोना पाने के लिए वह खड़ा रहा। अंत में जब उसने अपना मटका भरा तो ट्यूबवेल से उसके मटके में सिर्फ कुछ बूंद पानी गिरा। सोना कहाँ है? इतनी देर में लाइन में खड़ा रहा सिर्फ इसलिए कि मुझे सोना मिल सके, और इस ट्यूबवेल ने मुझे सिर्फ पानी की कुछ बूंदें दी। लगता है ट्यूबवेल में कोई जादू नहीं। जादू जरूर मुरारी के मटके में होगा। मुखिया मुरारी के घर गया और मुरारी से बोला, अरे मुरारी भाई, सब ठीक ठाक तो है? हाँ चाचा, आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा है। मुझे जरा कुछ देर के लिए वो मटका दे दोगे जिसमें तुम ट्यूबवेल से पानी भर कर लाते हो? हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं। निर्मला, जरा मटका ले आना। मुखिया इस बार मुरारी का मटका लेकर ट्यूबवेल पर पहुंचा। उसने मटका भरा, लेकिन अब भी ट्यूबवेल से सोना नहीं निकला। मुखिया ने गुस्से से मटका जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और ट्यूबवेल भी तोड़ने लगा। गांव के एक आदमी ने ये सब देखा और वह शोर मचाने लगा। अरे गांव वालों सुनो, लगता है हमारा मुखिया पागल हो गया है। वो ट्यूबवेल तोड़ रहा है। अगर ट्यूबवेल टूट गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। गांव वाले ट्यूबवेल पर पहुंच गए और उन्होंने मुखिया को पकड़कर ट्यूबवेल से दूर कर दिया। मुझे सोना चाहिए, सोना। इस ट्यूबवेल ने मुरारी को सोना दिया है, तो मुझे भी सोना जरूर मिलना चाहिए।
आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी, मुझे ट्यूबवेल ने सोना नहीं दिया। ये सब तो एक बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है, जिसे मैंने पानी पिलाया था। मुखिया जी, आज से आप हमारे मुखिया नहीं हैं। हम सब अपनी सहमति से मुरारी को गांव का मुखिया चुनते हैं। इस तरह सिर्फ एक अच्छा काम करने के कारण मुरारी की पूरी जिंदगी बदल गई और वह खुशहाल जीवन बिताने लगा। ये कहानी है एक मजदूर की। छगन सेठ लाल चंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ लाल चंद का खेत गांव में सबसे बड़ा खेत था और वहाँ कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ लाल चंद अपने मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे। वैसे तो सेठ लाल चंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूर पर निगरानी रखने के लिए कालिया को रखा था। अरे ओ कमला, कब से देख रहा हूँ वहीं बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पे आई हो तो काम करो। कालिया अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, छगन एक हाशिए से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उससे हाशिया लग गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े। एक औरत ने उसकी मलम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद कालिया आया। अरे छगन, क्यों बैठा है तू? भाई, उसके हाथ में चोट लग गई है हाशिए से। काम पे तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो। एक दिन सेठ को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये। कालिया की खरी खोटी सुनकर छगन को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ बोले घर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा बताया। बेचारी चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो कालिया आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? हम मुर्गियाँ खरीद के अंडे बेच सकते हैं। और मुर्गियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा क्या, बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। माला ने अपने हाथों के दोनों कंगन निकाले और कानों की बालियां भी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला की अधिक जिद करने पर छगन ने वो गहने ले लिए। छगन और माला बाजार गए और वहाँ उन्होंने वो गहने एक सोनार के पास गिरवी रख दिए और उन्हें 2000 रुपए मिल गए। फिर माला और छगन एक मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 10 मुर्गियाँ लो तो मैं एक मुर्गी मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह! छगन ने व्यापारी को 1000 रुपए दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गियाँ और एक मुर्गा भर दिया। छगन और माला घर आए और फिर उन्होंने बैम्बू के टुकड़ों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और छगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए। छगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उसे 10 अंडों के 30 रुपए मिला करते। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज छगन अपनी महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन का 30 रुपए, मतलब महीने का 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जोहरी को दे आऊं। नहीं, जो पैसे ज्यादा हैं उनसे और मुर्गियाँ खरीद लाएंगे, इससे और ज्यादा मुनाफा होगा। छगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 मुर्गियाँ खरीद लाया। अब उन्हें रोज 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब छगन वापस हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए, मतलब महीने का 1350 रुपए। अरे बाप रे!
अब छगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीने तक छगन 10-10 मुर्गियाँ खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर छगन के पास 50 मुर्गियाँ थीं। अब से रोज उसे 150 रुपए मिला करते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार जब उसने हिसाब किया, पूरे महीने में 4,500 रुपए कमाए हैं। देखा, मैं ना कहती थी। हाँ हाँ चलिए, कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे? दोनों सुनार के पास गए। 2,000 रुपए के ब्याज के साथ 2,250 रुपए हुए हैं, ये लीजिए। छगन ने पैसे दिए और जेवर वापस ले लिए। वहाँ छगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 450 रुपए की। वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इसके बाद छगन ने अपना अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का पोल्ट्री फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर थे और उनकी छोटी सी कुटिया अब एक बड़ा सा बंगला बन गया था। अब छगन और माला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले छगन एक मजदूर था और अब वो एक पोल्ट्री का मालिक। अगर माला जिद ना करती तो अब भी छगन मजदूर ही होता। इसीलिए बच्चों, कहते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ एक अवसर की जरूरत है, जैसे छगन को मिला और वो सिर्फ 1 वर्ष में सफल हो गया। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यापारी रहता था। शंभू के पास 40 मुर्गियां थीं, जिनकी वो बड़े प्यार से देखभाल करता। शंभू रोज मुर्गियों के अंडे एक टोकरी में भरता और पूरा गांव घूम घूम के अंडों को बेचता, जिससे वो पैसे कमाता। शंभू का परिवार छोटा और खुशहाल था। उसकी पत्नी जया और पुत्र राजू दोनों शंभू की मुर्गी पालने में मदद करते। एक दिन की बात है, शंभू और राजू दोनों मुर्गियों को दाना डाल रहे थे। तभी जया रोते हुए आई। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरे मायके से खबर आई है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे, तब तो हमें जाना चाहिए, लेकिन इन मुर्गियों को कौन देखेगा? पापा, मुर्गियों का ख्याल मैं रखूंगा। आप दोनों जाइए और नानी माँ को देख आइए। पर बेटा, तुम कैसे अकेले रहोगे? पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपना भी ख्याल रख सकता हूँ और इन मुर्गियों का भी। राजू संभाल लेगा, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। पत्नी के आग्रह पर शंभू मुर्गियों को राजू के भरोसे छोड़ अपने ससुराल निकल पड़ता है। यहाँ शंभू को राजू की चिंता सता रही थी और वहाँ राजू बेफिक्र होकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था। थोड़ी देर में उसने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए और राजू बहुत खुश हुआ। मैंने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए, अब चलकर इन्हें बेचता हूँ। अंडे बेचने के इरादे से राजू एक टोकरी लेकर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे अपनी पहली ग्राहक पड़ोस में रहने वाली काकी मिली। क्या हुआ राजू, आज तुम? शंभू भैया कहाँ हैं? पापा मम्मी के साथ नैनीहाल गए हैं। नानी माँ की तबीयत खराब है। चलो ठीक है। वो राजू से 4 अंडे लेती है और उसे 4 सिक्के देती है, जिसे देख राजू बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, 1 अंडे का 1 सिक्का, मतलब 40 अंडों का 4 आना। फिर क्या था, राजू की सोच ने उड़ान भरना शुरू किया। वो चलते चलते सोचने लगा, मैं इन 4 आनों को लेकर मेले में जाऊंगा। वहाँ आसमानी झूले में बैठूंगा, बंदर का तमाशा देखूंगा, फिर गोल गप्पे खाऊंगा, फिर गुलाब जामुन, फिर खिलौनों की दुकान से बड़ी गाड़ी खरीदूंगा,
इस गाड़ी को मैं गांव के बच्चों को दिखाऊंगा, जो मेरी बड़ी गाड़ी को देखकर जल जाएंगे। यहाँ उसे दूसरा ग्राहक मिल गया और उसने और 5 सिक्के कमा लिए। अब राजू 7वें आसमान पे चल रहा था। उसकी सोच का कोई अंत नहीं था। चलो 9 अंडे बिक गए। अब सिर्फ 31 अंडे और बचे हैं और सिर्फ 2-3 घंटों में मैं मेले में पहुंच जाऊंगा। राजू अपने ख्याली सपने बुन ही रहा था कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो फिसल गया। सारे अंडे फूट गए और साथ ही राजू के सारे ख्याली सपने भी टूट गए। इसलिए तो कहते हैं, जब तक अंडे ना फूटे तब तक चूजे ना गिनो, मतलब ख्याली पुलाव न पकाओ। लाजपुर नाम का एक गांव था, जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 ऑमलेट और 2 उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो, सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता। उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे
और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वे रात होने पर भी गांव में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार जब वे निराश होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल अंडा कहीं से जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके आकार को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी का अंडा है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल क्या होगा? अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी के सहारे से अंडे का तरल जरूरत के हिसाब से बाहर निकाला जा सकता था। राकेश ने दोबारा अपना धंधा शुरू किया। दूर दूर गांव के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी 2 गुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर राख हो जा रहा था। बड़ा अंडा, इसे भी खाई में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी पत्नी सुबह अधियारे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर कुछ सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी पत्नी पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क दिया। राकेश और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से विशाल अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले इसे कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी का इतना तेज प्रेशर निकला कि पंकज के पांव जमीन पर टिके नहीं रह सके और वह खाई में गिरकर मर गया। शुभम और रवि भाई भाई थे। उनके माता पिता के मौत के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया था। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी पत्नी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी पत्नी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि इस्त्री का काम करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं था। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भैया कल सुबह घर पे चिकन बनाने वाली हैं, आ जाना आप। हाँ हाँ, तेरी भाभी से छुप कर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी चिकन बना दूंगी। ना 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 ना, ऐसे मत करना। मैं अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुप कर तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय दी और फिर ढाबे का काम शुरू किया। ग्राहक आने लगे। दीदी, 2 चाय और एक ऑमलेट पाव।
ठीक है भैया। साधना किचन संभालती और शुभम ग्राहकों को। दोनों मिल बांटकर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जेठ जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू, तुम्हारी जैसी बहू हर परिवार को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भैया, कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक समान नहीं होते, वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है। गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा कर दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरा दुख मैं ही जानता हूँ। मेरी छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुम दोनों को बहुत सफलता दे। धन्यवाद जेठ जी। भैया, कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ से बना स्वादिष्ट चिकन कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी पत्नी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू, बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी ठिठोले करते हुए खाना खाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक दिन शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भैया, मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ। आप जरा साधना का ध्यान रखना। ये भी कोई बोलने वाली बात है। रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना अकेले संभाल लेगी भैया। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भैया। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला आया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो। मैं हूं ना, थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे बातचीत भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक गैस खत्म हो गया। अरे रे रे, ये भी अभी होना था। क्या हुआ बहू? जेठ जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है। अब क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक, मसाला और कांदा मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपनी दुकान से एक नई इस्त्री लेकर आया। इस इस्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तूने वो बिजली से चलने वाली गैस देखी है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये इस्त्री है। तूने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस इस्त्री पे डाल दे। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने इस्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब इस्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी इस्त्री पर अंडे का मिश्रण डाल दिया और वो अंडा पकाने लगा। देखा? लगभग 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे, ये कैसा ऑमलेट है? तिकोना आकार का। ये नया है भैया, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वाद तो बहुत बढ़िया है और आकार भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहकों ने भी त्रिकोण ऑमलेट के ऑर्डर दिए।
मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट दे दीजिए। मुझे भी। साधना स्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाते गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर खड़ी भीड़ देखकर हैरान रह गया। अरे इतनी भीड़ क्यों? ये भीड़ जेठ जी की स्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। स्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को स्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बताया। अरे देख, तिकोना ऑमलेट खाने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। एक दिन रवि अपने घर पर खाना खा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के बारे में सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतनी भीड़ रहती है ना कि कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते। मेरे पास भी बहुत पैसा होता शुभम की तरह। क्या हम एक बार शुभम से इस बारे में बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप बोल दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो मन ही मन बहुत खुश था। वो तो पहले से यही चाहता था। कुछ दिनों बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा संभालने लगे। स्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न कि सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि उनका बिखरा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ गया।